Welcome dear students. Next topic is classification of steam boiler. Steam boiler को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? So the boiler can be classified टोटल 7 प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट टाइप है अकॉर्डिंग टू द जियोमेट्री ओरिएंटेशन ऑफ द बॉयलर कि जो भी कुछ हमारी बॉयलर की एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के पैरेलल है, उसके बेस पर हम क्लासिफाई करते हैं. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वाटर एंड हॉट गैसेस. जो भी हमारा वाटर है जिसमें से हम स्टीम बनाते हैं, जो भी अगर फर्दर हम पावर जनरेशन के लिए यूज करते हैं, और फ्यूल का कंबशन होने के बाद जो हॉट गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, उन दोनों की जो पोजीशन है उनके बेस पर हम क्लासिफाई करते हैं. थर्ड है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ फर्नेस. जो भी फर्नेस है वो हमारा बॉयलर यूनिट में किस तरह से फिक्स हुआ है उसके बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं. देन अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ वाटर सर्कुलेशन, जो बॉयलर में हमारा वाटर घूम रहा है उनकी पोजीशन क्या है, वो किस तरह से सर्कुलेट होता है, नेचुरल सर्कुलेशन होता है या फोर्स सर्कुलेशन होता है, उसके बेसिस पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं. देन अकॉर्डिंग टू द वर्किंग प्रेशर, जो बॉयलर में हमारा प्रेशर है, वर्किंग प्रेशर जो स्टीम जनरेट होती है, उसके बेसिस पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं. देन अकॉर्डिंग टू द मोबिलिटी ऑफ बॉयलर, हमारा जो बॉयलर है वो स्टेशनरी है या मोबाइल है, उसके बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं. और लास्ट है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ट्यूब इन द बॉयलर, बिकॉज जो भी हम अगर हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास 5 ट्यूब बॉयलर है, उसमें से जो भी कुछ हॉट गैसेस पास होता होगा तो एक ट्यूब में पास होता है या नंबर ऑफ ट्यूब में पास होता है. अगर हम कंसिडर कर सकते कि हमारे पास वाटर ट्यूब बॉयलर है, उसमें से जो भी कुछ वाटर है वो सिंगल ट्यूब में से पास होता है या मल्टीपल ट्यूब में से पास होता है, उसके बेसिस पर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं. नाउ जो भी हमने कुछ ये टाइप देखे, अब क्या करेंगे कि एक एक टाइप को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द जियोमेट्रिक ओरिएंटेशन ऑफ द बॉयलर, कि जो भी कुछ एक्सिस है उसके बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया हुआ. तो यहाँ पे दो प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है. फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल बॉयलर. तो व्हाट इज हॉरिजॉन्टल बॉयलर? इफ द एक्सिस ऑफ द बॉयलर इज हॉरिजॉन्टल, देन बॉयलर इज नोन एज हॉरिजॉन्टल बॉयलर. मींस कि जो भी हमारे एक्स वाई का हम डायग्राम अगर यहाँ पे मेंशन करते हैं, तो हमारी जो भी कुछ एक्सिस है वो एक्सिस के पैरेलल होगी बॉयलर की, तो उसे हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल बॉयलर कहेंगे. और उनका जो भी एक टाइप है वो हम डिफाइन कर सकते हैं. लैंकनशायर बॉयलर है, लोकोमोटिव बॉयलर है, जो हम इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं आगे जाके. दूसरा है वर्टिकल बॉयलर. इफ द एक्सिस ऑफ द बॉयलर इज वर्टिकल, नॉन एज अ वर्टिकल बॉयलर. जो भी हमारी कुछ एक्सिस है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्टिकल बॉयलर कहेंगे. हम इसका एग्जांपल देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन बॉयलर जो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, उसे हम एग्जांपल के तौर के ले सकते हैं. थर्ड है हमारे पास इंक्लाइन बॉयलर, कि जो भी कुछ एक्सिस है वो कुछ एंगल पे होगी यहाँ पे बॉयलर की, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंक्लाइन बॉयलर कहेंगे. प्रैक्टिकल में ऐसे बॉयलर बहुत ही कम दिखने को मिलते हैं. सेकेंड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वाटर एंड हॉट गैसेस. जो यहाँ पे क्या है कि हम जो भी कुछ स्टीम प्रोड्यूस करते हैं वो किस में से करते हैं? तो कि वाटर में से करते हैं. और जो भी हमारा फ्यूल का कुछ कंबशन हुआ वो भी उसमें से क्या प्रोड्यूस होता है? हॉट गैसेस प्रोड्यूस होता है. तो इन दोनों की जो भी कुछ पोजीशन है उसके बेसिस पर हम क्या है कि उनका क्लासिफिकेशन करते हैं. यहाँ पे जो हम दो टाइप्स क्लासिफिकेशन वो पढ़ने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द फर्स्ट वन इज द फायर ट्यूब बॉयलर. फायर ट्यूब बॉयलर जो उनका नाम है उसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि ट्यूब में क्या होगा? फायरिंग होता होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? फायर ट्यूब बॉयलर. सो इफ द हॉट गैसेस ऑफ कंबशंस फ्रॉम द फर्नेस इज पासिंग थ्रू द ट्यूब्स, जो भी हमने कुछ कोल का कंबशन किया हुआ, अगर हम यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर जो भी हमारा कुछ फ्यूल है उनका हमने कंबशन किया, उसमें से क्या प्रोड्यूस हुआ? हॉट फ्लू गैसेस प्रोड्यूस हुआ. तो वो क्या होगा कि फर्नेस में पास होता होगा. जो भी हमारे कुछ फर्नेस में से पास होते हैं, आप कहाँ पे आता है? ट्यूब में आता है. तो अगर ट्यूब के अंदर हॉट गैसेस जो भी हमने कुछ कंबशन किया हुआ है कोल का, उसकी वजह से जो हॉट गैसेस प्रोड्यूस हुआ है वो हमारी ट्यूब में पास होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फायर ट्यूब बॉयलर कहते हैं. एंड जो भी वाटर होगा वो कहाँ पे होगा? तो कि ट्यूब की जो भी कुछ सराउंडिंग का पोर्शन है वहां पे क्या होगा? हमारा वाटर होगा. और जो भी कुछ ट्यूब में हमारे जो भी हॉट गैसेस पास होता होगा उनकी हीट वो कौन को देंगे? तो कि वाटर को देंगे. और वाटर जो हमारा होगा वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, उसके बाद हमारी स्टीम प्रोड्यूस होगी. तो इसे हम क्या कह सकते हैं? फायर ट्यूब बॉयलर कह सकते हैं. दूसरा हमारे पास है वाटर ट्यूब बॉयलर. इसका हमें ऑपोजिट थिंकिंग करना है कि अगर हमारे पास एक ट्यूब है उसमें से वाटर पास होता है, तो वाटर ट्यूब बॉयलर मींस इट इज द if the water is passing through the tube and hot gas is surrounding the tube, it's called a water tube boiler. हमारे पास जो भी कुछ वाटर है वो ट्यूब में से पास होगा, और जो भी हमने कोल का कंबशन किया हुआ है, अगर हम थर्मल पावर प्लांट कंसीडर करते हैं, तो उसमें से जो भी कुछ हॉट गैसेस प्रोड्यूस हुआ है
वो कहाँ होगा, तो कि वो ट्यूब के आसपास होगा, उसे हम कहाँ क्या कह सकते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर कह सकते हैं। अगर हम फिगर्स के अकॉर्डिंग इसको अंडरस्टैंड करने की सोचे तो देखिए यहाँ पे हमने दो फिगर रखी हुई है। फर्स्ट वन इज वाटर ट्यूब बॉयलर की है, दूसरी है फायर ट्यूब बॉयलर की। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ट्यूब में क्या हो रहा है, वाटर पास हो रहा है। देखिए यहाँ पे वाटर इन है और यहाँ पे वाटर में से जो भी कुछ स्टीम बनी वो आउट हो रही है। और उनके सराउंडिंग क्या है, देखिए हमें जो भी कुछ हॉट गैसेस प्रोड्यूस किया हुआ था उसके सराउंडिंग में है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर कह सकते हैं। और अगर हम फायर ट्यूब बॉयलर की बात करें तो उसमें इनका ऑपोजिट होगा। आसपास देखिए यहाँ पे वाटर है और उसमें से जो भी कुछ स्टीम बनी हुई वो है, और हमारी जो यहाँ ट्यूब है उसमें से जो भी हमने कंबशन करके जो भी हॉट गैसेस प्रोड्यूस किया हुआ है, फ्लू गैसेस, वो ट्यूब के अंदर पास हो रहा है। और उनके सराउंडिंग में क्या है, हमारा वाटर, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर कह सकते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ फर्नेस। जो भी कुछ फर्नेस का लोकेशन है उनके बेसिस पर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हम टू टाइप का क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट वन इज दैट एक्सटर्नली फायर बॉयलर और सेकंड वन इज दैट इंटरनली फायर बॉयलर। इट मींस के एक्सटर्नली और इंटरनली मींस के जो फर्नेस की पोजीशन है, अगर वो हमारे बॉयलर यूनिट के बाहर है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, एक्सटर्नली फायर बॉयलर कह सकते हैं। अगर हमारी जो भी कुछ फर्नेस की पोजीशन हमारे बॉयलर यूनिट के अंदर है तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनली फायर बॉयलर कहेंगे। So first one is the externally fire boiler, means in this boiler the furnace is placed outside the boiler shells. That's called generally इसके अंदर क्या है कि वाटर ट्यूब बॉयलर जो भी हो गए उसे एक्सटर्नली फायर बॉयलर हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे बेबकॉक विल्कोक्स इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। इंटरनली फायर बॉयलर क्या है कि इन दिस बॉयलर द फर्नेस इज प्लेस्ड इनसाइड द बॉयलर शेल्स। जनरली फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं वो कहाँ है, क्या होते हैं, इंटरनली फायर बॉयलर होते हैं, जिसमें हम लैंकेनशायर बॉयलर और कोचरन बॉयलर क्लासिफाई कर सकते हैं। फिगर में भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी कुछ फायरिंग हो रहा है वो क्या है, बॉयलर शेल के अंदर हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इंटरनली फायर बॉयलर कहेंगे। और यहाँ पे देखिए कि जो बॉयलर शेल है उनके बाहर जो भी हमारी फर्नेस रखी हुई है उसमें कंबशन हो रहा है, उसमें से हॉट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नली फायर बॉयलर कहेंगे। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ वाटर सर्कुलेशन। बराबर, यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, डेंसिटी डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज नेचुरल सर्कुलेशन और सेकंड वन इज फोर्स सर्कुलेशन। So first one is what is the natural circulation. So in this boiler, water flow takes place naturally by the density difference of the water. जो भी कुछ वाटर की डेंसिटी है उसमें क्या है कि वाटर का हम जो भी कुछ टेम्परेचर है वो राइज करेगा, जिससे क्या होगा कि हमारी डेंसिटी रिड्यूस होगी, तो ऊपर चला जाएगा, और जो भी ग्रेविटी के कारण जो बचा हुआ है वो नीचे बॉटम में होगा। इस तरह से क्या होता है कि वाटर सर्कुलेशन होता है, उसे हम कहते हैं नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। द फ्लो ऑफ वाटर और स्टीम, बिकॉज वाटर के बाद क्या होता है, टेम्परेचर अगर हम राइज करते हैं तो उसमें से क्या बनती है, स्टीम बनती है। द फ्लो ऑफ वाटर एंड स्टीम आर सेट अप ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस and resulting from the difference in a temperature point of view. The water from the steam drum are fall under the gravity header where its temperature rise and density reduce and steam moves to upward to steam drum due to the low density. Steam क्या है कि उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी अगर हम टेम्परेचर उसको अगर हम बाहर से हीट देते हैं टेम्परेचर राइज करते हैं तो उससे क्या होगा कि स्टीम बन जाएगी, उसके बाद वो ऊपर के पोर्शन में चले जाएगी, हमारा जो भी स्टीम सेपरेटिंग ड्रम होगा उसमें। और जो भी कुछ वाटर होगा जो हाई डेंसिटी वाला वो कहाँ पे होगा, बॉटम में होगा। तो इस तरह से जो भी कुछ हमारा सर्कुलेशन होता है ट्यूब के अंदर या स्टीम ड्रम के अंदर, तो हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ बॉयलर कह सकते हैं। उसमें हम कंसिडर कर सकते हैं लैंकेनशायर बॉयलर, बेबकॉक विल्कोक्स बॉयलर हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द फोर्स सर्कुलेशंस? सो इन फोर्स सर्कुलेशंस दैट इन दिस बॉयलर वाटर फ्लो टेक प्लेस बाय द पंप। उसमें क्या है कि जो भी डेंसिटी होगा एक टेम्परेचर की एक लिमिट आती है, उसके बाद क्या होगा कि हमारे जो भी कुछ दोनों की जो डेंसिटी वो सेम हो जाती है। उसके बाद क्या होगा कि कोई भी डेंसिटी डिफरेंस नहीं होगा तो सर्कुलेशन नहीं होगा। तो हाई प्रेशर बॉयलर जब हम कंसीडर करते हैं तब वहां पे हमको फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर को यूज करना पड़ेगा। फोर्स सर्कुलेशन में क्या होता है कि एक ही डिफरेंस में वहां पे पंप रख देते हैं और पंप की मदद से हम जो भी कुछ वाटर का सर्कुलेशन हो यहाँ पे करवाते हैं। मैं फिगर में भी आपको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, यहाँ के देखिए नेचुरल सर्कुलेशन है, फोर्स सर्कुलेशन है, दोनों सेम ही है। यहाँ पर स्टीम दिख रही है आपको, वाटर है। तो इस तरह से डिफरेंस के कारण जो भी यहाँ पे जो भी सर्कुलेशन वो होता होगा। यहाँ पे देखिए फोर्स सर्कुलेशन में तो एक ही यहाँ पे डिफरेंस हुआ है, यहाँ पे हम क्या है कि पंप कंसीडर कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं फोर्स सर्कुलेशन। फोर्स सर्कुलेशन में हम जो भी कुछ हाई प्रेशर बॉयलर है खासकर उसके नाम यहाँ पे हम स्टडी में तो नहीं कर रहे हैं, मगर बेंसन बॉयलर है, लामाउट बॉयलर है, वेलॉक्स बॉयलर है, जो भी हमारे बीएमई सिलेबस में तो नहीं है, मगर आगे जाके अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, उसमें हम इस बॉयलर को क्लासिफाई कर सकते हैं।
क्लासिफिकेशन है हमारा यहाँ अकॉर्डिंग टू द वर्किंग प्रेशर। उनमें जो भी बॉयलर में कुछ प्रेशर जनरेट होता है, प्रेशर है, उनके बेसिस पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम तीन प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज दैट हाई प्रेशर बॉयलर। उसमें क्या होगा कि वर्किंग प्रेशर ऑफ दिस बॉयलर इज हायर देन 25 बार। 25 बार के अबव जो भी प्रेशर होगा उसे हम क्या कहेंगे, हाई प्रेशर बॉयलर कहेंगे। उसमें एग्जांपल देख सकते हैं बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर। 10 है मीडियम प्रेशर बॉयलर। रेंज बिटवीन वर्किंग प्रेशर ऑफ दिस बॉयलर बिटवीन द 10 बार टू 25 बार। 10 बार और 25 बार के बीच होगा प्रेशर, जिसको हम क्या कहेंगे, मीडियम प्रेशर बॉयलर की तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। उसमें हम लैंकनशायर बॉयलर है, लोकोमोटिव बॉयलर, इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। और है लो प्रेशर बॉयलर। जो भी कुछ हमारी वर्किंग प्रेशर की रेंज है वो 3.5 टू 10 बार तक होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, लो प्रेशर बॉयलर। उसमें हम एग्जांपल तरीके से यहाँ पे कॉचनर बॉयलर को कंसीडर कर सकेंगे। इस तरह से हम वर्किंग प्रेशर अकॉर्डिंग टू भी क्लासीफाई कर सकते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू द मोबिलिटी ऑफ बॉयलर, मींस बॉयलर की जो भी कुछ पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू। तो फर्स्ट उसमें है स्टेशनरी बॉयलर और सेकंड है मोबाइल बॉयलर। व्हाट इज स्टेशनरी बॉयलर? इन दिस बॉयलर कैन नॉट बी मूव इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बराबर। उसमें हम क्या है कि जो भी स्टेशनरी बॉयलर में हम पावर जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोसेस हीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू जो भी हम बॉयलर को यूज करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, स्टेशनरी बॉयलर कहेंगे। उनकी पोजीशन कोई चेंज नहीं होती है। खास इसमें हम क्लासीफाई कर सकते हैं, या लैंकनशायर बॉयलर है, बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं। देन है मोबाइल बॉयलर। इट इज पोर्टेबल बॉयलर एंड दैट कैन इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसे हम क्या कह सकते हैं, मोबाइल बॉयलर कह सकते हैं। यहाँ पे दो एप्लीकेशन हमने हाईलाइट किए हुए हैं। फर्स्ट वन इज मरीन एंड सेकंड इज लोकोमोटिव। उसे हम क्या कहते हैं, मोबाइल बॉयलर कहते हैं। यहाँ में मैंने एक फिगर में भी दिखाया हुआ है, स्टेशनरी बॉयलर की फिगर है, मोबाइल बॉयलर की फिगर है। और लास्ट क्लासिफिकेशन हमारा है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ट्यूब इन द बॉयलर। जो भी हमारे कुछ ट्यूब है जिसमें से हम या फ्लूगेस पास करते हैं या हम वाटर पास करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ट्यूब्स कहते हैं। तो ट्यूब में से अकॉर्डिंग टू हमने दो प्रकार यहाँ क्लासीफाई किया हुआ है। फर्स्ट वन इज सिंगल ट्यूब बॉयलर and second one is that multi-tube boiler. So what is single tube boiler? When the boiler having only one fire or water tube for the circulation of hot gases or water, उसे हम क्या कहेंगे, सिंगल ट्यूब बॉयलर कहेंगे। और उसमें क्या होगा कि एक ही ट्यूब होगी, उसमें अगर हम हॉट गैस पास कराते हैं, अगर हम कंसीडर करते हैं फायर ट्यूब बॉयलर। अगर वाटर ट्यूब बॉयलर कंसीडर करते हैं तो उसमें क्या है, एक ही ट्यूब में से वाटर पास होगा फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द वाटर, तो इससे क्या कहेंगे, सिंगल ट्यूब बॉयलर। इसका एग्जाम्पल है पॉलिश बॉयलर, जो भी यहाँ पे हाल में यूज नहीं हो रहा है। मल्टी ट्यूब बॉयलर में क्या है कि दिस बॉयलर हैविंग टू और मोर फायर और वाटर ट्यूब फॉर द सर्कुलेशन ऑफ हॉट गैसेस एंड वाटर। अगर हम फायर ट्यूब बॉयलर कंसीडर करते हैं तो उसमें से एक, दो से ज्यादा हमारे यहाँ पर ट्यूब होती है जिसमें से हमारा हॉट फ्लो गैसेस पास होता है। अगर हम वाटर ट्यूब बॉयलर कंसीडर करते हैं तो उसमें से नंबर्स ऑफ ट्यूब होगी जिसमें से वाटर पास होगा। अभी फिलहाल क्या है कि मल्टीपल ट्यूब बॉयलर है वो मैक्सिमम यहाँ पे यूज होता है बिकॉज उनकी एफिशिएंसी क्या है, ज्यादा है। उसमें हम कंसीडर कर सकते हैं ऑल टाइप्स ऑफ बॉयलर लाइक हाई प्रेशर बॉयलर, लोकोमोटिव, कोचरन बॉयलर, लैंकनशायर, बैबकॉक विलकॉक्स, वो सब हम मल्टी ट्यूब बॉयलर में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल पे दिया हुआ है हीट एक्सचेंजर का, यहाँ पे देखिए वो सिंगल ट्यूब है, यहाँ पे मल्टीपल ट्यूब है। तो इस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं हमारे बॉयलर को। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट कंपैरिजन ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। सो प्रीवियसली हमने जो भी कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें हमने एक टाइप देखा था अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ वाटर एंड हॉट फ्लो गैसेस। उसके बेसिस पर हमने ये दो बॉयलर है वो क्लासीफाई किए हुए थे। फर्स्ट था हमारे पास फायर ट्यूब बॉयलर और दूसरा था वाटर ट्यूब बॉयलर। तो फायर ट्यूब बॉयलर को हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं कि जिसमें हॉट फ्लो गैसेस होगा वो ट्यूब के अंदर पास होता होगा और उसके सराउंडिंग में क्या होगा, हमारा वाटर होगा। और वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होगा कि ट्यूब के अंदर हमारा वाटर होगा और उसके सराउंडिंग में क्या होगा, हॉट फ्लो गैसेस होगा। उसके बेसिस पर हमने वो दो क्लासिफिकेशन किया हुआ था। तो जीटीयू एग्जाम में 2-3 बार ये टॉपिक पूछा गया है, तो हमें इस तरह से यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा तो हमने क्या है इनका कंपैरिजन दे दी हुई है। यहाँ पे हम पर्टिकुलर पॉइंट पे हम उनका कंपैरिजन करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है पोजीशन ऑफ वाटर एंड हॉट गैसेस, क्योंकि जो भी कुछ फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब हम यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं उसकी बेस कौन सा है, क्योंकि हॉट फ्लो गैसेस एंड वाटर की पोजीशन के बेस ऊपर ही है। तो फायर ट्यूब बॉयलर को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, हॉट गैसेस इनसाइड द ट्यूब एंड वाटर आउटसाइड द ट्यूब, उसे हम क्या कहेंगे, फायर ट्यूब बॉयलर कहेंगे। एंड देन वाटर इनसाइड द ट्यूब एंड हॉट गैसेस आउटसाइड द ट्यूब, दैट्स कॉल्ड अ वाटर ट्यूब बॉयलर। दूसरा हमारे यहाँ पर पॉइंट है ऑपरेटिंग प्रेशर, कि ऑपरेटिंग प्रेशर फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर में कितना होगा। तो जो भी कुछ फायर ट्यूब बॉयलर में जो प्रेशर कैपेसिटी है वो कम है और वाटर ट्यूब बॉयलर में ज्यादा भी प्रेशर कैपेसिटी जनरेट हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा जो भी ऑपरेटिंग प्रेशर कैपेसिटी वो 25 बार तक लिमिटेड है, इसलिए हम फायर ट्यूब बॉयलर को कहेंगे। और जिनकी प्रेशर कैपेसिटी मोर देन 1 to 5 बार है
इट मीन्स के 25 बार के अप है तो उसे हम क्या कहेंगे, वाटर ट्यूब बॉयलर की तरह क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रेशर कैपेसिटी की बेस ऊपर पे उन लोगों ने क्लासीफाई किया हुआ है। थर्ड है हमारे पास रेट ऑफ स्टीम जनरेशन कैपेसिटी, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें क्या प्रोड्यूस करना है, स्टीम प्रोड्यूस करना है, हमारा आउटपुट तो क्या है, स्टीम है। तो जिसमें ज्यादा स्टीम प्रोड्यूस होगी वो हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो अकॉर्डिंग टू द फायर ट्यूब बॉयलर यहाँ पे स्टीम जनरेशन कैपेसिटी कम होगी कंपेयर टू वाटर ट्यूब बॉयलर, और वाटर ट्यूब में ज्यादा होगी कंपेयर टू फायर ट्यूब बॉयलर, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर की कैपेसिटी की भी एक लिमिट है, और यहाँ पे जो भी कुछ फ्लोर स्पेस एरिया है उसकी भी एक लिमिटेशन है। उसके बेसिस पर हमारी स्टीम जनरेशन कैपेसिटी हाई प्रेशर बॉयलर में जो भी कुछ ज्यादा होती है उनका बेस कौन सा है, वाटर ट्यूब बॉयलर। तो यहाँ पे जो भी कुछ हाई प्रेशर बॉयलर हम कंसिडर करेंगे उसमें वाटर ट्यूब बॉयलर ही यूज किए जाते हैं, फायर ट्यूब बॉयलर यहाँ पे यूज नहीं होते, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली वो तो स्टीम जनरेशन कैपेसिटी है, अगर वो बढ़ेगी तो ही हमारा प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा। तो इसमें क्या है कि वाटर ट्यूब बॉयलर अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारी स्टीम जनरेशन कैपेसिटी ज्यादा होगी और हमें मोर आउटपुट मिलेगा, इसलिए जो भी कुछ हाई प्रेशर बॉयलर है उसमें वाटर ट्यूब बॉयलर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है सुटेबिलिटी। तो मैंने बात की अभी पावर जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज पावर प्लांट फायर ट्यूब बॉयलर बिकॉज उसमें स्टीम जनरेशन कैपेसिटी कम है, और वाटर ट्यूब बॉयलर में ज्यादा है, इसलिए वो सुटेबल फॉर द लार्ज पावर प्लांट। नाउ चांस ऑफ एक्सप्लोजन, जो प्रेशर कैपेसिटी कम है यहाँ पे फायर ट्यूब बॉयलर में, तो इसलिए लेस टू द लो प्रेशर, तो चांस ऑफ एक्सप्लोजन यहाँ पे कम होगा। और वाटर ट्यूब बॉयलर की बात करें तो प्रेशर कैपेसिटी ज्यादा है, इसलिए मोर चांस ऑफ एक्सप्लोजन ड्यू टू द हाई प्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ फ्लोर स्पेस एरिया, तो फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होगी, फ्लोर स्पेस एरिया ज्यादा होगी और वाटर ट्यूब में कम होगी। किस तरह से, तो देखिए कि फायर ट्यूब बॉयलर में हॉट फ्लू गैसेस ट्यूब के अंदर पास होता है और उसके सराउंडिंग में क्या आता है, वाटर होता है। अगर हमें स्टीम जनरेशन कैपेसिटी बढ़ानी है तो हमारे पास, तो उसमें मोर फ्लोर एरिया हमें चाहिए, और वाटर ट्यूब बॉयलर में हमारे पास कितना है, तो लेस फ्लोर एरिया चाहिए, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा कि भी जो भी कुछ हमारे पास वाटर है वो तो ट्यूब के अंदर पास होता होगा, इसलिए हमारे जो भी कुछ एरिया है वो हमें क्या होगा, कम चाहिए कंपेयर टू फायर ट्यूब बॉयलर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वो है कॉस्ट कंपैरिजन। तो इनिशियल कॉस्ट फायर ट्यूब बॉयलर में कम आएगी और वाटर ट्यूब बॉयलर यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लिकेटेड है। रिक्वायरमेंट स्किल, उसमें भी फायर ट्यूब बॉयलर में रिक्वायर लेस स्किल भी वर्कर हो गए तो भी वो काम कर सकेंगे, और वाटर ट्यूब भी हमें हाई स्किल की रिक्वायरमेंट होगी। यूज की हम बात करें तो प्रोड्यूसिंग प्रोसेस स्टीम पॉइंट ऑफ व्यू फायर ट्यूब बॉयलर का यूज होता है, और वाटर ट्यूब बॉयलर का तो बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है फॉर प्रोड्यूसिंग स्टीम फॉर पावर जनरेशन एज वेल एज प्रोसेसिंग। हमने जो भी कुछ प्रीवियस वीडियो में निरमा की बात की हुई थी, उसके बेसिस पर वाटर ट्यूब का जो भी कुछ एरिया है एप्लीकेशन वो ज्यादा होगा। नाउ स्केल डिपोजिशन इज ओवर हीटिंग, ये दो जो इफेक्ट है वो हम बॉयलर में यहाँ देख सकते हैं। तो अगर हम स्केल डिपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि फायर ट्यूब बॉयलर में किसी भी प्रकार की वाटर ट्यूब अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे नो प्रॉब्लम ऑफ द स्केल डिपोजिशन एंड लेस प्रॉब्लम ऑफ द ओवर हीटिंग बिकॉज ऑफ वाटर की कंटेंट यहाँ पे क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू हॉट फ्लू गैसेस। और वाटर ट्यूब की बात करें हम तो भी उसमें वाटर ट्यूब का है, इसलिए यहाँ पे स्मॉल डिपोजिशन ऑफ स्केल होगा, और ओवर हीटिंग का भी यहाँ पे चांस है, क्योंकि हमारे ट्यूब अगर हम पानी में पसार नहीं करते हैं और उसके क्या होगा कि जो भी कुछ हमारा फायरिंग में कंटिन्यूस होगा, हॉट फ्लू गैसेस प्रोड्यूस होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे ट्यूब में हमें क्या होगा कि ओवर हीटिंग का यहाँ पे चांस हो सकता है। तो इस तरह से हम, वेलकम डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ बॉयलर। अगर किसी भी पर्पस के लिए या पावर जनरेशन हो या प्रोसेस हीटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हमें बॉयलर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो कौन से फैक्टर है वो हमें अपने माइंड में रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने टोटल 8 फैक्टर को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया हुआ है। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास है वर्किंग प्रेशर, कि कौन सी ऑपरेटिंग प्रेशर पे हमें वो बॉयलर चाहिए, तो उसे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन क्वालिटी ऑफ स्टीम, वेदर स्टीम इज ड्राई, वेट और सुपर हीटेड, कौन सी हमें स्टीम चाहिए, वो भी एक फैक्टर हमें इंक्लूड करना पड़ेगा व्हाइल वी सिलेक्टिंग द बॉयलर। देन स्टीम जनरेशन रेट, बिकॉज हमारा वो आउटपुट है, हमें कितनी स्टीम जनरेट करनी है वो तो हमें आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा, उसके बेसिस पर हम रॉ मटेरियल और सब अवेलेबल यहाँ पे हो सकेगा। तो हमारी स्टीम जनरेशन रेट कितना हमें चाहिए, इसके बेसिस पर भी हम बॉयलर का सिलेक्शन करेंगे। देन फ्लोर एरिया अवेलेबल, कि जो भी कुछ हम बॉयलर सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें कितना फ्लोर एरिया हमें चाहिए, तो उसके बेसिस पर भी हम यहाँ पे एक फैक्टर इंक्लूड करेंगे। देन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फ्यूल एंड वाटर अवेलेबल, बिकॉज जो भी कुछ हम बॉयलर सिलेक्ट करते हैं वो इन दो चीज पर ही डिपेंडेंट है। फर्स्ट वन फ्यूल, बिकॉज जो भी कुछ फ्यूल का कंबशन होगा उसमें से ही हॉट फ्लू गैसेस प्रोड्यूस होगा, और वाटर में हमारी स्टीम प्रोड्यूस होगी, तो जितनी भी हमें स्टीम चाहिए
उनके अकॉर्डिंग हमें वाटर का जो भी कुछ क्वांटिटी है वो रिक्वायरमेंट होगी, और क्वालिटी भी हमें यहाँ आइडेंटिफाई करनी है, बिकॉज जो भी कुछ वाटर की क्वालिटी होती है, पीएच लेवल वो सब वो भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा। और क्वांटिटी की बात करें तो भी वाटर की क्वांटिटी हमें कितनी चाहिए। अगर फ्यूल की बात करें, अगर हम कंसिडर करते हैं थर्मल पावर प्लांट, तो यहाँ पे हम कोल को एज अ फ्यूल लेंगे, तो पर डे हमें कितना फ्यूल चाहिए जिसकी वजह से हम हॉट फ्लू गैसेस प्रोड्यूस कर सके और उसमें से हम स्टीम प्रोड्यूस कर सके। तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फ्यूल एंड वाटर इज ऑल्सो अवेलेबल फैक्टर फॉर द सिलेक्टिंग ऑफ द बॉयलर। देन इनिशियल कॉस्ट, बिकॉज जो भी हम बॉयलर यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर चाहिए हमें, तो इसकी वजह से हमारी इनिशियल कॉस्ट वो भी इतनी भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। देन ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग कॉस्ट, बिकॉज जो भी हम बॉयलर एस्टेब्लिशमेंट करेंगे तो उसके बाद उनमें मेंटेनेंस भी आएगा, और ऑपरेटिंग जो भी कॉस्ट है वो भी हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, बिकॉज इनिशियल कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर बोथ आर अफेक्टिंग फॉर द प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये दो पॉइंट फैक्टर भी हमें यहाँ पर सिलेक्शन फॉर द बॉयलर पॉइंट ऑफ व्यू हमें इंपॉर्टेंट लगे हैं। और दूसरी है एक्सेसिबिलिटी, रिपेयर एंड इंस्पेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हमारा बॉयलर में कोई बोटलनेक आती है तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, उनका रिपेयर पॉसिबल है या नहीं। और पीरियोडिकली इंस्पेक्शन भी रिक्वायरमेंट है, खास करके गवर्नमेंट भी अपने जो भी कुछ बॉयलर इंस्पेक्टर है उनको कंपनी में भेज के एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार कराते होंगे, तो उसके बेसिस पर हमें इंस्पेक्शन की भी एक पॉइंट है वो भी हमें आइडेंटिफाई करना होगा। So these are the basic factor affecting for the selection of the boiler: working pressure, quality of steam generation rate, floor area available, quality and quantity of fuel and water, then initial cost, operating maintenance cost, and accessibility for the repair and inspection point of view. Now, next topic is essential requirement for a good boiler. हमारी जो भी कुछ लैंग्वेज में हम गुड बॉयलर किसे कहेंगे। सो द गुड बॉयलर हैविंग सम फॉलोइंग, अलग अलग हम आइडेंटिफाई किए हमने क्वालिटी। इतनी क्वालिटी अगर बॉयलर में है तो हम उसे गुड बॉयलर यहाँ पे कह सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है, इट शुड बी प्रोड्यूस मैक्सिमम स्टीम पर यूनिट फ्यूल कंजप्शन टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर, बिकॉज हमारा आउटपुट क्या होगा, स्टीम होगा, और इनपुट होगा फ्यूल। तो फ्यूल कंजप्शन के अकॉर्डिंग हमें कितनी स्टीम प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैक्सिमम कितनी स्टीम प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो भी हमें एक क्वालिटीज होगी, और जिनकी वजह से उनकी भी जो एफिशिएंसी है बॉयलर की वो भी बढ़ेगी, तो एक क्वालिटी होगी। दूसरी है स्टीम प्रोडक्शन रेट शुड बी एज पर रिक्वायरमेंट। कई बार क्या होता है कि हमारा जो भी लोड फ्लक्चुएशन की वजह से हमारी जो भी कुछ स्टीम जनरेशन कैपेसिटी है वो बहुत ही कम हो जाती है, वो ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग टू हमारा जो भी कुछ बॉयलर है वो रिक्वायरमेंट को फुलफिलमेंट करता होना चाहिए। तो ये भी एक हमारी क्वालिटीज होगी गुड बॉयलर में। देन इट शुड बी लाइट वेट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम स्पेस, उनका वेट भी कम होना चाहिए, और जो भी फ्लोर एरिया हमारे पास मिनिमम स्पेस में वो फिट हो जाए, इस तरह से हमारा एक बॉयलर होना चाहिए। इट शुड बी एज पर आईबीआर। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमें जो भी कुछ इंडिया के रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ेंगे, इसलिए हमको अकॉर्डिंग टू द आईबीआर जो भी कुछ डेफिनेशन दी हुई है, जो भी कुछ हमारी क्राइटेरिया डिफाइन किए हुए हैं, वो सब एक बॉयलर फुलफिलमेंट होना चाहिए। देन इट शुड बी एबल टू जनरेट स्टीम विद वेरिएबल रेट एज पर रिक्वायरमेंट इन वाइड रेंज। मैंने अभी बात की कि भी हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी अगर लोड फ्लक्चुएशन होगा, बराबर, तो उसकी वजह से हमें हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू हमें स्टीम जनरेशन वो बॉयलर है वो करना होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में मैंने बात की थी, वो बात की थी एज पर रिक्वायरमेंट कि हमें कितनी स्टीम चाहिए, उनके अकॉर्डिंग टू हमें हमारी स्टीम प्रोड्यूशन वो बॉयलर होना चाहिए, इसकी वजह से। और फिफ्थ पॉइंट है एज पर वेरिएबल रेट पर रिक्वायरमेंट, तो दोनों मीन्स की हमारा बॉयलर वो फुलफिलमेंट होगा तो उसे हम गुड बॉयलर यहाँ पे कह सकते हैं। उसके बाद है वेलोसिटी ऑफ वाटर एंड फायर गैसेस शुड बी मिनिमम एंड मिनिमम फ्रिक्शन लॉस। जो भी कुछ वेलोसिटी है हमारी, जो भी फ्लू गैस की है, वाटर की, वो मिनिमम होनी चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो भी कुछ फ्रिक्शन लॉस होगा वो कितना होगा, मिनिमम होगा। 10 ट्यूब शुड बी सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग टू रेजिस्ट वियर एंड कोरोजन। खास करके यहाँ पे वाटर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हमें जो भी कुछ वियर और कोरोजन के अगेन रेजिस्ट करने के लिए वो ट्यूब कितनी होनी चाहिए, सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। देन मड एंड अदर डिपॉजिट शुड नॉट बी डिपॉजिट ऑन हीटिंग सरफेस। खास करके जो भी कुछ वाटर की इम्प्योरिटीज है उसे हम मड डिफाइन करते हैं, तो भी हमारी हीटिंग सरफेस पर होनी नहीं चाहिए, उसे भी एक क्वालिटी हम डिफाइन करते हैं गुड बॉयलर की। और लास्ट में इट शुड बी इजी टू मेंटेन द इंस्पेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। पीरियोडिकली हमें मेंटेनेंस भी रिक्वायरमेंट है, और मैंने बात की कि बॉयलर इंस्पेक्टर यहाँ पे आके हमारा बॉयलर का इंस्पेक्शन करते हैं यहाँ पे तो इंडिया में, तो वो भी इजीली हमें मेंटेन और इंस्पेक्शन होना चाहिए बॉयलर में। These are the basic qualities for the good boiler point of view. Now next topic is basic part of the boiler.
कि बॉयलर का अगर हम बात करें तो अभी हम क्या है कि बॉयलर की हमने क्लासिफिकेशन देखा हुआ, एसेंशियल रिक्वायरमेंट देखी, देन फैक्टर अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ बॉयलर देखे। अब हम यहाँ पे बॉयलर का जो भी कुछ पार्ट्स है अलग अलग उसके बेस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेसिक पार्ट्स ऑफ द बॉयलर, तो फर्स्ट है हमारे पास सिलेंड्रिकल शेल। तो हम सिलेंड्रिकल शेल किसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो इट इज अ शेल इन विच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉयलर आर इंक्लोज एंड विथ डिफरेंट माउंटिंग आर फिटेड। एक प्रकार के यहाँ पे हम देख सकते हैं शेल आइडेंटिफाई किया हुआ है। इसमें क्या होगा कि अलग अलग हमारे जो भी कुछ बॉयलर के पार्ट्स है इसमें वो एनक्लोज हो जाएंगे और माउंटिंग भी यहाँ पे फिट होगी। वो फर्स्ट पार्ट है बॉयलर का। सेकेंड है ग्रिट, झाली जिसे हम कहते हैं। इट इज अ प्लेटफॉर्म इन द फर्नेस ऑन विद द फ्यूल बल्ब। हम जो भी फ्यूल कुछ बर्न करवाते हैं, कंबशन करवाते हैं, वो इस जाली पर करवाते हैं, इसलिए हमें इसे ग्रेट कहते हैं। थर्ड है फर्नेस। फर्नेस मीन्स की फायर बॉक्स। इट इज अ चैम्बर फॉर्म बाय द स्पेस अबव द ग्रेट एंड बिलो द बॉयलर शेल इन विच द कंबशन इज टेक प्लेस। उसको फायर बॉक्स भी कह सकते हो। दिस चैम्बर इज कंटेन हॉट गैस इज प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल। हम फ्यूल के बाद जो भी कुछ हॉट गैसेस प्रोड्यूस होता है यहाँ पे फर्नेस में होता है, जिसे हम फायर बॉक्स भी कहते हैं। देन फायर होल, इट इज द होल थ्रू विच द कोइल्स एडेड इनटू द फर्नेस। यहाँ पे हम जो हमारा एज अ वी हैव कंसिडर थर्मल पावर प्लांट, तो जो भी कुछ हमारा फ्यूल एज अ कोयल वो यहाँ पे हम इंसर्ट करवाते हैं फर्नेस की अंदर। देन एश पीट। एश पीट मीन्स एश पान। इट इज द एरिया इन विच द एश ऑफ बर्न कोल इज कलेक्टेड। आपका जो भी कुछ कोल यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं थर्मल पावर प्लांट पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसकी जो भी कुछ बचा हुआ भाग है कोल का आफ्टर द बर्न, उसे हम ऐश कहते हैं। तो यहाँ पे ऐश कलेक्ट होती है, दैट्स कॉल्ड ऐश पिट और ऐश पान। देन स्मोक चैम्बर, उसको भी एक स्मोक बॉक्स भी किया जाता है। when the then waste gases are collected here and then released to the chimney and then atmosphere। जो भी कुछ हॉट फ्लू गैसेस है उनका फंक्शन क्या है कि भी हमारी जो भी कुछ हीट है वो वाटर को देगा, उसके बाद वाटर में से स्टीम होगा। तो फ्लू गैसेस अपना काम करके उसके बाद क्या यहाँ पे आ जाएगा स्मोक चैम्बर में। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं चिमनी और एटमोस्फियर में, और जो भी कुछ हॉट फ्लू गैसेस है वो रिलीज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेन हॉल, वो नाम पे ही आपको पता है मेन हॉल मीन्स की it is a hall provided on the boiler shed so that the workman can go inside the boiler for the inspection, cleaning and maintenance purpose point of view। जब भी हमारा बॉयलर शट डाउन होगा तो उसको मेंटेनेंस क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ से अपना जो भी कुछ वर्कमैन आदमी है वो जाके वो सब साफ करने के लिए एक हॉल प्रोवाइड किया हुआ है। और जो हॉल प्रोवाइड किया हुआ है बेस्ड ऑन द मेन शेप एंड स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू, ओवरऑल शेप इसका होगा है, और इसका जो भी ओवरऑल शेप है डोर कवर का इज प्रोवाइडेड टू क्लोज द मेन इज होल। और जब भी हमारा वर्किंग स्टार्ट होगा तभी ये जो भी कुछ होल है वो क्या होगा क्लोज होगा। देन मड बॉक्स। मड बॉक्स मैंने अभी बात की, इट इज वन टाइप ऑफ कलेक्टिंग ऑल इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द वाटर पॉइंट ऑफ व्यू। और इसका जो भी कुछ लोकेशन है वो कहाँ पे होगा, इट इज द बॉटम ऑफ द बैरल और द शेल। शेल के नीचे के भाग में होगा वो। और इज दिस इज इम्प्यूरिटी आर रिमूव टाइम टू टाइम बाय हेल्प ऑफ ब्लो ऑफ कॉक। यहाँ पे जो भी कुछ वाटर की इम्प्यूरिटीज होगी वो ब्लो ऑफ कॉक की मदद से हम यहाँ पे दूर करते रहेंगे। तो these are the basic types and then last is steam boiler part is steam collecting pipe और anti priming pipe। उसमें क्या होगा कि हमारा जो भी कुछ स्टीम सेपरेटिंग ड्रम होगा उसमें ड्यू टू डेंसिटी नीचे के पोर्शन में वाटर होगा, ऊपर के पोर्शन में स्टीम होगा। अगर हमें इस स्टीम का यूज कहाँ पे करना है, टर्बाइन के अंदर करना है, तो कई बार ऐसा होगा कि हमारी जो स्टीम होगी उसमें कुछ वाटर पार्टिकल भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गए, तो उसे हमें रिमूव करने बहुत ही रिक्वायरमेंट है। बिकॉज अगर हमारे वाटर पार्टिकल वाली जो भी कुछ स्टीम है अगर वो टरबाइन में जाती है तो उससे क्या होगा कि हमारी टरबाइन की ब्लेड में कोरोजन इरोजन होने का चांसेस हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है कि हमारा जो भी कुछ यहाँ पे स्टीम के अंदर वाटर पार्टिकल है उसे रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ एंटी प्राइमिंग पाइप। उसका हम डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ द बॉयलर। मैं आपको एक ओवरऑल फिगर भी दिखाता हूँ बॉयलर की, और इसे कॉल्ड बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर। हमें जो भी कुछ पार्ट दिखे तो यहाँ पे सिचुएशन है, और माउंटिंग भी है, एक्सेसरीज भी है। माउंटिंग की वजह से क्या है कि हमारा बॉयलर चलता है। एक्सेसरीज की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर इससे हम एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं। दीज आर द बेसिक। तो देख सकते हैं यहाँ पे माउंटिंग एक्सेसरी भी माउंट की हुई है, और हमने जो भी कुछ पार्ट है वो भी हम दिखाए हुए हैं। तो इस तरह से पूरे पार्ट कंबाइन करके हम एक अच्छा एक बॉयलर यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं।